तो अभी हमारा क्वेश्चन है मेथड एंड द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। मतलब क्या क्या किस किस तरीके से हम मेनली किस बारे में, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। तो मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट के बारे में है ये क्वेश्चन। तो क्या है यहाँ पर, देयर आर वेरियस मेथड्स एंड द टेक्निक्स। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग टेक्निक्स है। देयर आर वेरियस मेथड्स एंड द टेक्निक्स ऑफ एग्जीक्यूटिव और द मैनेजमेंट डेवलपमेंट। मतलब कोई भी मैनेजर को बनाने के लिए, उसके मैनेजमेंट की डेवलपमेंट के लिए, एग्जीक्यूटिव की डेवलपमेंट के लिए बोलो, किसी मैनेजर की डेवलपमेंट के लिए बोलो, या फिर किसी मैनेजमेंट की डेवलपमेंट के लिए जो भी मेथड और टेक्निक हम फॉलो करते हैं वो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स एंड टेक्निक्स बताए गए हैं, ठीक है। तो दीज आर डिस्कस्ड बिलो। तो ये आपको नीचे बताए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अंडर स्टडी। अंडर स्टडी मतलब एक मेथड है, एक टेक्निक है जिसमें हम किसी मैनेजर को बनाते हैं। कोई मैनेजर कभी कभार क्या होता है, मैनेजर बाय बर्थ होता है ना। मतलब उनके अंदर पहले से ही ये क्वालिटी रहती है कि वो कि कोई बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ मैनेजर डेवलप होते हैं। तो एक मेथड क्या है, अंडर स्टडी। अंडर स्टडी मीन्स क्या, किसी के अंडर, किसी के अंडर काम करके कोई मैनेजर कोई क्या बनता है, मैनेजर बन सकता है काम सीख कर, ठीक है ना। तो क्या है, इन दिस मेथड द ट्रेनी मीन्स कौन, अ पर्सन हु अंडरगोज ट्रेनिंग फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। मतलब कोई पर्सन जो किसी ट्रेनिंग को अटेंड करता है ताकि एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए उसे ट्रेनिंग मिल जाती है, काम सीख जाता है वो। ओके, ट्रेनिंग मीन्स जो पर्सन ट्रेनिंग ले रहा है उसे बोला जाता है ट्रेनी। द ट्रेनी हु वर्क्स डायरेक्टली विद द सीनियर मैनेजर और विद द पर्सन ही इज टू रिप्लेस। मतलब ट्रेनी किसके साथ काम कर रहा है, किसके अंडर स्टडी कर रहा है, किसी सीनियर मैनेजर के अंडर स्टडी कर रहा है, या फिर जिस पर्सन को उसे रिप्लेस करना है तो या तो वो उसके साथ स्टडी कर रहा है। द अंडर स्टडी बिलीव्स द एग्जीक्यूटिव ऑफ द सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंडर स्टडी के टाइम पर एग्जीक्यूटिव जो अपनी जॉब छोड़ रहा है ना, और जो ट्रेनी जो उसकी जॉब को रिप्लेस करने वाला है, ठीक है। तो मान लो मैं किसी कंपनी में हूँ, मेरी जगह पर कोई पर्सन आ रहा है तो वो मेरे साथ रह के काम करेगा, और मुझे क्या मिलेगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीफ मिल जाएगा। रिलीफ मीन्स छुटकारा मिल जाएगा, कार्य मुक्त हो जाऊंगी मैं, है ना। द अंडर स्टडी रिलीव्स द एग्जीक्यूटिव ऑफ द सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो अपनी जॉब छोड़ रहा है या फिर प्रमोशन मिल रहा है जिसे, तो उस जगह के लिए वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएगा। गिविंग द ट्रेनी अ चांस टू लर्न द जॉब। और वो ट्रेनी को एक मौका देता है काम सिखा के, कि वो काम सीख जाए, और फिर जब वो उसकी जगह पर आएगा तो वो सही तरीके से काम कर पाएगा। इन फैक्ट एन अंडरस्टैंडिंग हैज़ टू एज्यूम एट अ फ्यूचर टाइम द फुल ड्यूटीज ऑफ द ट्रेनर बॉस। मतलब बाद में तो उसे पूरी ड्यूटीज मिलने ही वाली है जब वो उसकी जगह रिप्लेस कर लेगा। फिलहाल उसने की नहीं है, फिलहाल वो काम सीख रहा है उसके अंडर रह के। इन दिस वे अ फुल ट्रेंड पर्सन, जो ट्रेनिंग ले रहा है, जब वो पूरा ट्रेंड हो जाएगा, पूरा परफेक्ट हो जाएगा, बिकम्स अवेलेबल टू रिप्लेस अ मैनेजर आफ्टर इज रिटायरमेंट। फिर कोई भी मैनेजर जो रिटायर हो रहा है, कोई ट्रांसफर हो रहा है, किसी का प्रमोशन हो रहा है, तो उसकी जगह पर वो ट्रेंड पर्सन क्या कर सकता है, रिप्लेस कर लेगा। ओके, तो अंडर स्टडी मतलब कोई पर्सन किसी जगह पर रह के किसी सीनियर मैनेजर के अंडर, या फिर जिस जगह पर वो रिप्लेस करे, जिस मैनेजर को रिप्लेस करने वाला है उस मैनेजर के साथ रहकर वो काम सीखेगा, और फिर बाद में जब वो काम सीख जाएगा तो उसे वो रिप्लेस कर लेगा। ओके, फिर क्या है, सेकंड मेथड है पोजीशन रोटेशन। पोजीशन रोटेशन मीन्स क्या है, इस मेथड में मतलब एक पर्सन को अलग अलग जगह पे रोटेट किया जाता है, हर तरीके का काम सिखाया जाता है, बार बार उसकी पोजीशन चेंज कर करके, ठीक है। इन दिस मेथड द ट्रेनी इज रोटेटेड पीरियोडिकली फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। इसमें क्या होता है, ट्रेनी जो ट्रेनिंग ले रहा है जो पर्सन, उसे बार बार कभी पर्टिकुलरली मतलब रोटेटेड पीरियोडिकली, पीरियोडिकली मतलब एक पीरियड मतलब कितने महीने, तो एक जॉब पे रखेगा, फिर दूसरे महीने दूसरी जॉब, तीसरे महीने तीसरी जॉब, मतलब हर एक काम सीख जाएगा वो पर्सन, ठीक है। ट्रेंड हो जाएगा, मतलब इन ऑल राउंडर हो जाएगा। इन दिस मेथड द ट्रेनी इज रोटेटेड पीरियोडिकली फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। इसमें एक पर्सन दूसरी जॉब तक जाता है, एक पीरियड तक एक जॉब पे काम करता है, फिर अगले पीरियड में दूसरी जॉब पर, फिर और उससे अगले पीरियड में तीसरी जॉब पर, इस तरीके से वो रोटेट होता रहता है, उसकी पोजीशन रोटेट होती है। दस ही एक्वायर्स द जनरल बैकग्राउंड ऑफ वेरियस जॉब्स और द पोजीशन। तो मतलब वो सारे काम सीख जाता है, उसे सारा का बैकग्राउंड पता चल जाता है भी, हाँ इस काम में ये होता है, इस काम में ये होता है, वो सब काम सीख जाता है। इन अ प्लान रोटेशन प्रोग्राम, मतलब जब भी किसी एम्प्लॉय का रोटेशन प्रोग्राम होता है, प्लान तरीके से होता है। जो द जॉब स्विचेज आर मेड इन द पीरियड फ्रॉम 6 months to ईयर। मतलब एक जॉब से दूसरी जॉब में जाना, मतलब जॉब स्विचेज कहते हैं उसे। द जॉब स्विचेज आर मेड इन द पीरियड ऑफ 6 months to ईयर। मतलब पहले वो 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर अंदर ये रोटेशन होगा, ठीक है। 6 मंथ से कम पीरियड में नहीं होता, ठीक है।
एक पर्सन को एक जगह पे काम करने के लिए मिनिमम 6 मंथ्स का पीरियड दिया जाता है। द एम ऑफ दिस मेथड इज़ टू ब्रॉडन द नॉलेज। इस मेथड का क्या मकसद है कि वो पर्सन सारे काम सीख जाए, उसकी नॉलेज ब्रॉड हो, बढ़े, स्किल्स उसकी इंप्रूव हो, एंड द आउटलुक ऑफ द मैनेजर, और वो मैनेजर के नज़रिए से काम करे। दिस मेथड इज़ ऑफन यूज्ड फॉर द जूनियर मैनेजर्स। तो ये मेथड किसके लिए फ़ायदेमंद रहता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है? जूनियर मैनेजर्स के लिए। ओके, तो अभी हम देखेंगे थर्ड थर्ड मेथड क्या है हमारा, स्पेशल रोटेशन असाइनमेंट। स्पेशल प्रोजेक्ट असाइनमेंट में क्या होता है, किसी एम्प्लॉय को, किसी मैनेजर को, जो एग्जीक्यूटिव मैनेजर, जो जूनियर मैनेजर जो काम सीख रहा है, ट्रेनी है जो, उसे एक स्पेशल प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, एक असाइनमेंट के जैसे, मतलब प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, और फिर वो उसे करता है और सारे इशू समझता है। ठीक है, केस स्टडी के जैसे केस स्टडी के जैसे उसे दे दिया जाता है। अंडर दिस मेथड अ नंबर ऑफ द ट्रेनी मैनेजर्स आर गिवन अ स्पेशल प्रोजेक्ट टू कंप्लीट। इस मेथड में क्या होता है, बहुत सारे ट्रेनी मैनेजर्स जो मैनेजर बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन्हें क्या दिया जाता है, एक स्पेशल प्रोजेक्ट दिया जाता है कंप्लीट करने के लिए। दिस प्रोजेक्ट में बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द ट्रेनीज फंक्शनल एरिया। हो सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो ट्रेनी के फंक्शनल एरिया से रिलेटेड हो। फंक्शनल एरिया मतलब जिस जगह पर वो फ्यूचर में काम करने वाला है ट्रेंड होने के बाद, तो उससे रिलेटेड हो। वो पहले ही दे दिया कि भाई उसका कितना दिमाग चल रहा है इस फील्ड में, हाँ, ये पता करने के लिए। द ग्रुप विल स्टडी द प्रॉब्लम्स। तो फिर वो जो ट्रेनी मैनेजर्स का जो ग्रुप है वो क्या करेगा, ये प्रोजेक्ट को पढ़ेगा, प्रॉब्लम को स्टडी करेगा, एंड फाइंड द अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस, और उसके मुताबिक वो क्या करेगा, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगा उस प्रॉब्लम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सम जूनियर मैनेजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस सेक्शन, कुछ जूनियर मैनेजर है जो फाइनेंस सेक्शन में काम कर रहे हैं, मे बी असाइन द प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपिंग एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया गया है, वही कैसे कैसे खर्चा कम करना, कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम के लिए उन्हें एक प्रोजेक्ट दे दिया गया, हाउ टू मेक द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट पे वो काम करके अपना दिमाग लगाकर, द ट्रेनी लर्न द वर्क प्रोसीजर, तो ट्रेनी को ये समझ में आएगा कि काम का प्रोसीजर कैसे होता है, एंड टेक्निक्स ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल, और कॉस्ट कंट्रोल के लिए क्या क्या टेक्निक हम अपना सकते हैं जिससे हमारी फर्म का कॉस्ट कंट्रोल हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। ओके, अभी है हमारा फोर्थ मेथड जिसका नाम क्या है, कमिटी असाइनमेंट। कमिटी असाइनमेंट क्या है, कमिटी असाइनमेंट मतलब एक, पहले मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ। कमिटी असाइनमेंट रेफर्स टू द मेथड इन विच ट्रेनीज आर आस्क्ड टू सॉल्व एन एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पर कमिटी असाइनमेंट एक ऐसा मेथड है जहाँ पर ट्रेनीज जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उन्हें एक प्रॉब्लम से डील करने के लिए दिया जाता है। मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर केस स्टडी है, दिस इज़ व्हाट, केस स्टडी उन्हें दी जाती है, कि मतलब एक सिचुएशन में उन्हें डाल दिया जाता है और बोलो कि भाई अब आप ये सिचुएशन से कैसे बाहर निकलोगे और अपनी सिचुएशन को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये केस स्टडी के जैसे हो जाता है। ओके, केस स्टडी के जैसे ये काम करेगा। यहाँ पर ये केस स्टडी दी जाती है उन्हें, एक ऐसा मेथड, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें ट्रेनीज को बोला जाता है टू सॉल्व एन एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम, की असलियत में जो प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन में उसे सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो क्या है, दीज आर रेगुलरली कॉन्स्टिट्यूटेड और एडहॉक कमिटीज। एडहॉक कमिटी मीन्स ऐसे ट्रेनी जिन्हें वर्क करना पड़ता है टीम में, एडहॉक कमिटी उसे बोलते हैं, एक समिति जिन्हें एक ग्रुप में काम करना पड़ता है, इसलिए उसे बोला जाता है एडहॉक कमिटी। ओके, कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द ट्रेनी मैनेजर, जो किससे ग्रुप में है, किसके ग्रुप में है वो, ट्रेनिंग मैनेजर्स का ग्रुप बनाया गया है। मतलब जो ट्रेनिंग ले रहे हैं सारे मैनेजर, जो लोग भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया जाता है, एक समिति बना दी जाती है, उनकी कमेटी बना दी जाती है। दीज आर असाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर असाइंड मतलब उन्हें क्या काम सौंपा जाता है, दीज आर असाइंड, असाइंड मतलब उन्हें क्या काम सौंपा जाता है, ऑब्जेक्टिव्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो फर्म में जो काम चल रहा है उससे रिलेटेड उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, हाँ, और उन्हें मकसद दे दिया जाता है, भैया आपको ये अचीव करना है और ये सॉल्व करना है। ठीक है, दे ऑल्सो हैव द कॉम्पिटेंट पर्सनल। पर्सनल मीन्स उनके पास इतनी मैन पावर है, काबिल काबिल मैन पावर है। कॉम्पिटेंट मीन्स काबिल, क्वालिटी वाली। पर्सनल है जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करेंगे। एक ऐसी टीम बना दी जाती है थ्रू डिस्कशन इन द कमिटी मीटिंग। फिर वो जो कमिटी मीटिंग में जो भी समिति है उनकी जो ट्रेनिंग मैनेजर्स का जो भी एक ग्रुप बना दिया गया है, तो वो डिस्कशन करेंगे। ट्रेनी मैनेजर्स गेट द एक्वेंटेड विद द डिफरेंट व्यू पॉइंट एंड द सॉल्यूशंस। ट्रेनी मैनेजर्स को समझ में आएगा भैया कि ये प्रॉब्लम को हम किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
जो केस स्टडी उन्हें दी गई है, तो वो किस किस तरीके से उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। वो मीटिंग में अपने डिस्कशन में अलग अलग मैनेजर के, ट्रेनिंग मैनेजर्स के अलग अलग व्यू पॉइंट है, अलग अलग सोच है ना, अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ निकलेंगे उनके दिमाग से। कमिटी असाइनमेंट्स could very well provide the necessary general background of the various managers issue। और कमिटी मैनेजमेंट एक अच्छे कॉम्पिटेंट पर्सनल की है, हम पढ़ चुके हैं। कॉम्पिटेंट पर्सनल मीन्स काबिल लोगों की बनाई गई कमेटी है, जहाँ पर जो डिज़र्व करते हैं कि वो मैनेजर बन सकते हैं फ्यूचर में। तो वो बहुत अच्छे से क्या करते हैं, एक जनरल बैकग्राउंड बनाते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को इशू सारी मैनेजमेंट की इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए एक अच्छा एक बेस तैयार कर लेते हैं वो। ठीक है, तो ये एक मेथड है कमिटी असाइनमेंट, जिसमें एम्प्लॉयज़ को क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग मैनेजर को क्या देते हैं, केस स्टडी में डाल दिया जाता है। मतलब फर्म में जो एक्चुअल प्रॉब्लम चल रही है, कोई इशू है, तो उसे सॉल्व करने के लिए उन्हें दे दिया जाता है। ओके, अब ये है हमारा फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ द फिफ्थ मेथड, दैट इज़ द मल्टीपल मैनेजमेंट। देखो यहाँ पर क्या है, मल्टीपल मैनेजमेंट। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, अगर मैं वो लाऊंगी तो देखो यहाँ पर, देखो मल्टीपल मैनेजमेंट, मल्टीपल मैनेजमेंट, एक मिनट। तो मल्टीपल मैनेजमेंट में क्या है, अंडर दिस मेथड अ जूनियर बोर्ड ऑफ यंग मैनेजर्स, एक जूनियर बोर्ड बनाया जाता है यंग मैनेजर्स का, ट्रेनी मैनेजर्स का, इज ऑल्सो एस्टेब्लिश। यहाँ पर एक जूनियर बोर्ड बनाया जाता है यंग मैनेजर्स का, ठीक है, ट्रेनी मैनेजर्स का एक ग्रुप बनाया जाता है। और क्या होता है फिर, Under this method, a junior board of the young managers is established. Major problems are analyzed in the junior board. बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है, डिटेल में देखा जाता है जूनियर बोर्ड में, जो ट्रेनिंग मैनेजर्स हैं उनकी बोर्ड में। एंड रिकमेंडेशंस आर मेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और फिर वो अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर, अपने अपने नॉलेज की बेसिस पर यंग मैनेजर्स क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ रिकमेंडेशन देते हैं, कुछ एडवाइसेस देते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना। ठीक है, दस यंग मैनेजर्स लर्न हाउ टू, तो यंग मैनेजर्स क्या सीखते हैं, जस्ट अ मिनट, मैं आपको दूसरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। 10 मतलब ये कंटिन्यू में है, वो फिफ्थ पॉइंट हमारा। ठीक है, 10 द जो मैनेजर्स थे, जो जूनियर मैनेजर्स थे, दस द जूनियर मैनेजर लर्न हाउ टू मेक द डिसीजंस एंड क्रिएट अ कलेक्टिव विजडम ऑफ द मैनेजमेंट, ताकि मैनेजमेंट समझ सकते हैं कि भाई डिसीजन कैसे लिया जाता है, क्योंकि वो जूनियर बोर्ड है तो वो डिसीजन कैसे लेता है वो समझ आते हैं। एंड क्रिएट अ कलेक्टिव विजडम ऑफ द मैनेजमेंट, और वो सूझबूझ के साथ काम करते हैं, साथ में मिलकर। कलेक्टिव विजडम मतलब सबकी एक साथ मिलकर जो अक्लमंदी है वो एक साथ क्रिएट हो जाती है ना। दिस बोर्ड इज गिवन द अथॉरिटी टू डिस्कस एनी प्रॉब्लम दैट द सीनियर बोर्ड कुड डिस्कस। तो इन्हें इन्हें जैसे सीनियर बोर्ड जो जो प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है, तो वही सारी प्रॉब्लम जूनियर बोर्ड भी कर सकता है, जो जहाँ पर किसकी कमेटी बनाई गई है, ट्रेनिंग मैनेजर्स की, है ना। इट्स मेंबर्स आर एनकरेज टू पुट देयर माइंड्स टू वर्क ऑन द बिजनेस एज अ होल। यहाँ के मेंबर्स क्या करते हैं, यहाँ के मेंबर्स को, जूनियर बोर्ड के मेंबर्स को, ट्रेनी को एनकरेज किया जाता है टू पुट देयर माइंड टू वर्क ऑन द बिजनेस एज अ होल, कि वो अपना दिमाग पूरे बिजनेस के किसी भी काम पर वो फोकस कर सकते हैं और उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि फर्म अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके और उन्हें ट्रेनिंग मिल सके। ओके, उसके बाद क्या है, सिक्स पॉइंट क्या है हमारा, बिहेवियरल मॉडलिंग। बिहेवियर मॉडलिंग में क्या है, ये भी एक मेथड है, एक टेक्निक है, जिसमें हम मैनेजमेंट डेवलपमेंट करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू डेवलप एंड टीच द इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल मीन्स इंटरपर्सनल किसे बोलेंगे, इंटरपर्सनल, मैनुअल, कॉग्निटिव एंड द सुपरवाइजरी स्किल्स, ये सारे स्किल्स है। हम इंटरपर्सनल मीन्स ऐसे लोगों के बीच में कम्युनिकेशन, जो लोग एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये एक ग्रुप में बात हो रही है, ट्रेनिंग मैनेजर्स की ग्रुप की बात हो रही है। मैनुअल, मैनुअल मतलब जो हम हाथों से काम करते हैं। कॉग्निटिव मीन्स क्या, जिसमें हमारा दिमाग यूज़ होता है। और सुपरवाइजरी मीन्स सब चीज़ों को देखभाल के चेक करना। तो ये सारे स्किल्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं इस मेथड में। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट, ये मेथड जो है वो किस धारणा पे बेस है। नोशन मीन्स क्या, हम बोल सकते हैं धारणा, एक विश्वास पे, किस विश्वास पे ये बना हुआ है, दैट मैनी ऑफ अस लर्न बाय ऑब्जर्विंग द अदर्स। मतलब ये इस बात पर बेस्ड है कि भाई ज़्यादातर हम काम जो सीखते हैं वो दूसरों को देख देख के सीखते हैं। ओके, तो किसी मॉडल से हम सीखते हैं, किसी दूसरों के काम से सीखते हैं हम अपना खुद का काम। दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द बंडूराज सोशल लर्निंग थेरेपी। ये बंडूरा की सोशल लर्निंग थेरेपी से लिया गया है। बंडूरा की सोशल लर्निंग थेरेपी क्या है, जिसमें एक थोड़ा सा बताऊंगी कि मतलब बंडूरा की जो सोशल लर्निंग थेरेपी है, मतलब बंडूरा के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के अकॉर्डिंगली हम क्या बोलेंगे, it focuses on the importance of observing the modeling and imitating of the behavior, attitudes and emotional reaction of the others। मतलब एक तरह से हम दूसरों का बिहेवियर देखते हैं, जो जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसे कर लेते हैं। तो वो एक तरह से नकल के ऊपर ही बेस्ड है। ये बिहेवियरल मॉडल मतलब क्या, दूसरों की नकल नकल करके काम सीखना।
अच्छा करना, और इसमें कुछ गलत बात नहीं है, किसी से भी हम अच्छी बातें सीख सकते हैं। दिस टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन द बंडूरा सोशल लर्निंग थियरी। तो ये बंडूरा की सोशल लर्निंग थियरी के बेस पर ये मॉडल बनाया गया, ये मेथड बनाया गया। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द इंट्रैक्शन मैनेजमेंट। इसे इंट्रैक्शन मैनेजमेंट के नाम से भी बोल सकते हो, या फिर इमिटेटिंग मॉडल भी बोल सकते हो। इमिटेट करना मीन्स नकल करना, है ना, तो ये एक नकल मॉडल के नाम से भी आप इसे बोल सकते हो। बिहेवियर मॉडलिंग इन्वॉल्व्स, बिहेवियर मॉडलिंग में क्या क्या बातें आती हैं? शोइंग द ट्रेनिंग द राइट वे ऑफ डूइंग समथिंग। यहाँ पर ट्रेनी को ये सिखाया जाता है कि किसी भी काम को करने की सही तरीका क्या है, किस तरीके से आप इस काम को कर सकते हो। लेटिंग द ट्रेनीज प्रैक्टिस द वे। फिर ट्रेनीज को जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए, उन्हें अभ्यास करने के लिए छोड़ दिया जाता है कि भैया आप प्रैक्टिस करो। हाँ, एंड देन गिविंग द फीडबैक ऑन द ट्रेनीज परफॉर्मेंस। और फिर फीडबैक दिया जाता है कि भाई प्रतिक्रिया दी जाती है कि भाई ट्रेनी ने कैसा परफॉर्म किया, उस बेसिस पर हम अपना फीडबैक देंगे, अपना व्यू पॉइंट देंगे कि भाई ये ऐसा था वैसा था। ओके, तो ये बिहेवियर मॉडलिंग है जिसमें हम दूसरों का काम से सीखते हैं। इन दैट मैनी ऑफ अस लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर, मतलब दूसरों का काम से हम सीखना, उसे बोलते हैं बिहेवियर मॉडलिंग। ओके, फिर सेवन्थ वन क्या है? ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस मीन्स क्या, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? लेन देन संबंधी कोई अपन डिटेल में देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, है ना। ट्रांजैक्शनल मीन्स क्या? लेन देन संबंधी, और एनालिसिस मतलब विश्लेषण। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस अ यूजफुल मेथड ऑफ हेल्पिंग द पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। ये एक मेथड है बहुत अच्छा मेथड है जिसमें ट्रेनीज ये मेथड ऑफ हेल्पिंग द पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, मतलब ये एक मेथड है हेल्पिंग का जिसमें लोग खुद को पहले समझते हैं। इट इज़ डू इट योर सेल्फ साइकोलॉजी। तो ये किस पर बेस्ड है कि भाई खुद से करो, कोई भी काम कैसे करो, खुद से करो। इट इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडेबल कंसेप्ट ऑफ द ट्रांजेक्शनल एनालिसिस टू इम्प्रूव द इंटरपर्सनल रिलेशन। ये जो है ये जो इट इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडेबल कंसेप्ट ऑफ ट्रांजेक्शनल एनालिसिस टू इम्प्रूव द इंटरपर्सनल रिलेशन। ये एक लेन देन संबंधी विश्लेषण कर रहे हैं जिसमें हम एक दूसरे के साथ इंटरपर्सनल रिलेशन क्रिएट करते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशन मीन्स हर एक पर्सन एक दूसरे पे डिपेंड करता है, बायर सेलर पे, सेलर बायर पे। तो इंटरपर्सनल रिलेशन किसे बोलते हैं? जिसमें कोई पर्सन एक दूसरे पे डिपेंड करता है। ओके, तो उनके रिलेशन अच्छे करने के लिए ये मेथड है। इट्स एम्फेसिस ऑन इज अपॉन, ये फोकस किस पे करता है? अंडरस्टैंडिंग द थ्री ईगो स्टेट्स पोसेस्ड बाय ऑल। थ्री ईगो स्टेट्स किसे बोलते हैं? देखो, थ्री ईगो स्टेट्स मीन जिसे हम बोल सकते हैं, तीन ईगो स्टेट्स है वर्ल्ड में, जो कि है पेरेंट्स, अडल्ट एंड द चाइल्ड। ओके, तीन है, थ्री ईगो स्टेट्स है, थ्री ईगो स्टेट्स, थ्री ईगो स्टेट्स। इसमें क्या क्या है? थ्री ईगो स्टेट्स क्या है? ये वो पेरेंट्स है। थ्री ईगो स्टेट्स में क्या क्या आता है? पेरेंट्स, अडल्ट्स, ओके, अडल्ट्स एंड चाइल्ड, ये तीन ईगो स्टेट्स हैं। ओके, और इसमें हम थ्री ईगो स्टेट्स का एक और मतलब क्या है कि यहाँ पे मतलब थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर दैट वी हैव कॉपीड फ्रॉम आवर पेरेंट्स। वो फीलिंग्स और वो बिहेवियर, फीलिंग्स और बिहेवियर कॉपीड फ्रॉम पेरेंट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर, ओके, कॉपीड फ्रॉम पेरेंट्स, जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, कॉपीड फ्रॉम पेरेंट्स, जो हम अपने पेरेंट्स से ये सारी चीज़ें लेते हैं। ओके, तो ये है हमारे थ्री ईगो स्टेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है? पहले मैंने आपको थ्री ईगो स्टेट्स का मतलब बताया ताकि मतलब समझने के बाद जाना था। क्या है? अंडरस्टैंडिंग द थ्री ईगो स्टेट्स पोजेस्ड बाय ऑल। तो जिसके हर कोई ना कोई पेरेंट है, या फिर चाइल्ड है, या फिर एडल्ट है, तो वो अपनी पोजीशन को समझ सकता है। तो क्योंकि ये हमें क्या बताता है? डू इट बाय योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्फ। यहाँ पर खुद को पहले समझना ज़रूरी है इस मेथड में, क्योंकि हमें वो काम कैसे करना है, खुद से करना है, और हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन हमें अच्छे करने हैं। इंटरपर्सनल रिलेशन मीन्स जिसमें हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एनालिजिंग द इंटरपर्सनल रिलेशन इन टर्म्स ऑफ द थ्री स्टेट्स, मतलब हम जो तीन स्टेट्स मैंने बताई आपको, पेरेंट्स, अडल्ट एंड द चाइल्ड। एनालिजिंग द इंटरपर्सनल रिलेशन इन टर्म्स ऑफ दी स्टेट्स, ये स्टेट्स के मुताबिक लिए हम अपने रिलेशन क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं। ओके, फिर क्या है? गोल सेटिंग। गोल सेटिंग एक मेथड है जिसमें हम मैनेजमेंट का डेवलपमेंट कैसे करते हैं। देखो, गोल मीन्स हमारा मकसद, एम जिसे हम बोलते हैं। गोल इज़ व्हाट अ पर्सन अटेम्प्ट टू अकम्प्लिश। गोल वो चीज़ है जिसमें कोई पर्सन अपने आप को क्या करता है? पूरा करने की कोशिश करता है, अचीव करने की कोशिश करता है कि भाई मैं ये मकसद अचीव कर लूँ, है ना।
It has been found that training in the specific goal setting skills can be very effective. मतलब जब ट्रेनिंग दी जाती है कोई गोल सेट करने के लिए, जब गोल सेटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए कोई टेक्निक दी जा ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, इफेक्टिव होती है। देखो फर्म के गोल्स हमें ऐसे सेट करने हैं जिसे हम अचीव कर सकें। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कुछ बोल देना कि भाई मैं तो ये कर लूँगा वो कर लूँगा, नहीं कर सकते। तो गोल सेटिंग स्किल्स भी होने चाहिए। ऐसे गोल सेट करने के लिए भी स्किल लगता है। ओके, तो उसके लिए भी क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, और वो भी बहुत ही इफेक्टिव ट्रेनिंग होती है। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस मीन, यहाँ पर क्या लिखा है मुझे नहीं समझा। तो इन दिस मेथड मैं ऐसा बोलूँगी, इन दिस मेथड डिस्क्राइब्स द एट्रीब्यूट ऑफ द मेंटल प्रोसेस ऑफ द गोल सेटिंग। यहाँ पर लोगों की क्या दिखाई जाती है, एट्रीब्यूट्स दिखाए जाते हैं। मतलब जिसे एट्रीब्यूट हम बोल सकते हैं एज बिलोंगिंग टू अ पर्सन, थिंग, ग्रुप, मतलब अपनी अपनी क्वालिटी दिखाई जाती है ना। दिस मेथड डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ द मेंटल प्रोसेस ऑफ द गोल सेटिंग। यहाँ पर हम अपना मेंटल एबिलिटी यूज़ करते हैं। ट्रेनिंग मैनेजर्स आर इंक्लूडेड इन द गोल सेटिंग प्रोसेस। ट्रेनिंग को भी गोल सेटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो भी गोल सेट करने का प्रोसेस सीख सके। 10 ट्रेनीज लर्न टू डू द डायग्नोसिस। ट्रेनिंग सीख जाते हैं कि हाउ टू डू द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मीन्स इन्वेस्टिगेशन करना, किसी भी चीज़ को एनालिस करके देखना, मतलब डिटेल में देखना, किसी का कारण पता करना, इफेक्ट पता करना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता करना। ठीक है, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर गोल सेटिंग बाय इंक्रीज इंटरपर्सनल, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर गोल सेटिंग बाय इंक्रीज द इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। वहाँ पे लोगों को काम सिखाया जाता है कि हाउ टू सेट द गोल्स, कैसे, बाय इंक्रीज्ड इंटरपर्सनल भी इंटरेक्शन, उनके बीच का इंटरपर्सनल इंटरेक्शन बढ़ाया जाता है, कम्युनिकेशन बढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग और एक्शन प्लान बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो वो ये सारा काम से गोल सेट करने का एक प्रोसेस सीख जाते हैं। फिर 9th वन इज़ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन में क्या है, अपने व्यवहार में बदलाव, थोड़ा चेंज लाना, मॉडिफाई करना। व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेंट कंडीशंस आर अप्लाइड टू द इंडिविजुअल्स। ऑपरेंट कंडीशंस किसे बोलते हैं, देखो ऑपरेंट कंडीशन मतलब इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनर भी बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलो, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसे हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोल सकते हैं। दिस इज अ मेथड ऑफ लर्निंग, मेथड ऑफ लर्निंग दैट एम्प्लॉयज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फॉर बिहेवियर, है ना। एम्प्लॉयज को अपने बिहेवियर के लिए या तो क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, है ना, इनाम मिलेगा, रिवॉर्ड्स, एम्प्लॉयज गेट रिवॉर्ड, उन्हें या तो रिवॉर्ड मिलेगा या फिर पनिशमेंट मिलेगी अपने बिहेवियर के लिए, है ना। जिस तरीके से वो काम करेंगे उस हिसाब से उनको मिलेगा। ओके, तो इसे बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं। ये एक मेथड है जिसमें एम्प्लॉयज़ को अपने बिहेवियर के लिए क्या मिलेगा, या तो पनिशमेंट मिलेगी या तो फिर क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, तो क्या है यहाँ पर, व्हेन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग आर अप्लाई टू द इंडिविजुअल। यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल को कैसा बिहेवियर रखा जाता है, कैसा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, मतलब या तो उसे अपने बिहेवियर के लिए इनाम मिलेगा या फिर पनिशमेंट मिलेगी। इट इज़ कॉल्ड द बिहेवियर मॉडिफिकेशन। Okay, the basic assumption of the operant conditioning is that behavior is influenced by the consequences। किसी भी इंसान का बिहेवियर है वो किस वजह से इन्फ्लुएंस होता है, उसके रिजल्ट से, है ना। कि भाई अगर मैं ऐसा बिहेव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे पनिशमेंट मिलेगी, क्या इनाम मिलेगा। अगर मैं किसी कंपनी में और मुझे किसी चीज़ के लिए इनाम मिलने वाला है तो मेरा बिहेवियर अच्छा हो जाएगा, और अगर मुझे पनिशमेंट मिलने वाली है तो मैं थोड़ा सा एकदम सोच समझ के काम करूँगी, है ना। तो बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। बिहेवियर किससे मॉडिफाई हो जाता है, हमारा चेंज हो जाता है उसके रिजल्ट से, कॉन्सिक्वेंसेज से, नतीजे से। बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज इंडिविजुअल लर्निंग थ्रू द री एनफोर्समेंट। बिहेवियर मॉडिफाई करना, अपना बिहेवियर चेंज कर लेना, ये क्या है, एक इंडिविजुअल लर्निंग है जो वो इंसान खुद से सीखता है थ्रू द री एनफोर्समेंट। री एनफोर्समेंट किसे बोलेंगे हम, कि जब किसी इंसान को पता है कि भाई या तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी या तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, तो एक्शन ऑफ स्ट्रेंथनिंग और एनकरेजिंग समथिंग, मतलब जिसमें हम अपने आप को एनकरेज करते हैं कुछ अच्छा अचीव करने के लिए। बोनस मिलने वाला है तो हम अपने आप को अचीव करेंगे, मतलब मोटिवेट करेंगे कि भाई हम मुझे अपना बिहेवियर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद अच्छा हो जाएगा बिहेवियर। तो इस वजह से इस तरीके से उसका बिहेवियर क्या होता है, मॉडिफाई होता है। उसके बाद क्या है, डेलीगेशन। डेलीगेशन में क्या है, डेलीगेशन में से जब कोई टॉप लेवल मैनेजर या फिर कोई भी मैनेजर अपनी अथॉरिटी क्या कर देता है, जस्ट अ मिनट,
डेलीगेशन में क्या है, जब कोई टॉप लेवल मैनेजर क्या करता है, अपनी अथॉरिटी को क्या कर देता है, बांट देता है, डेलीगेट कर देता है, थोड़ा सा उनको भी दे देता है। जब भी किसी एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसके पास इतनी मैन पावर, इतनी अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि वो काम किसी और से भी करवा सके, है ना। डेलीगेशन इट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय द सुपीरियर असाइन सर्टेन वर्क। यहाँ पर ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सुपीरियर को क्या दिया जाता है, काम सौंपा जाता है, सर्टेन वर्क सौंपा जाता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबॉर्डिनेट, और अपनी और सबॉर्डिनेट मीन्स जो एम्प्लॉई है उसे क्या दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इट मेक्स सबॉर्डिनेट्स फील इंपॉर्टेंट। अब सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल चुकी है, काम मिल चुका है, तो वो अपने आप को इंपॉर्टेंट समझता है फर्म के लिए कि हाँ फर्म के लिए मैं भी कुछ हूँ। इट एनकरेजेज हिम टू डिस्प्ले हिज लीडरशिप क्वालिटीज़। तो वो अपने थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी में भी डिस्प्ले करेगा, उसे अपनी थोड़ी लीडरशिप क्वालिटी भी देनी पड़ेगी, मतलब थोड़ा अथॉरिटी भी उसे सौंपना पड़ेगा। जब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो साथ साथ में अथॉरिटी का भी होना ज़रूरी है। This method enables the superior to train their subordinate in the specific jobs। तो ये मेथड क्या करता है, सुपीरियर को ट्रेन करता है कि अपने सबॉर्डिनेट को काम सिखाओ। सबॉर्डिनेट्स फील अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। सबॉर्डिनेट्स क्या करते हैं, एक अकम्पलिशमेंट की फील आती है उसमें, मतलब मैं भी फर्म के लिए कुछ हूँ, और वो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता है। हाउएवर डेलीगेशन इज़ नॉट अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग। हालांकि डेलीगेशन एक सही मेथड नहीं है ट्रेनिंग का। इट्स नॉट अ वे टू गिव एनी ट्रेनिंग, और डेवलपमेंट का एक सही तरीका नहीं है डेलीगेशन। लेकिन तभी भी जब भी किसी एम्प्लॉय को कोई भी काम सौंपा जाता है, करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो साथ साथ में उसे अथॉरिटी भी दी जाती है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, क्रिएशन ऑफ असिस्टेंट टू पोजीशंस। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उन्हें क्या बना दिया जाता है, किसी पोजीशन पे असिस्टेंट बना दिया जाता है, ताकि वो एक तरह से अंडरस्टडी जो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था वैसा ही कुछ है। क्या दिया, टू ब्रोडन द आउटलुक ऑफ द ट्रेनी एंड टू प्रिपेयर हिम फॉर द वाइडर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसी भी ट्रेनी का नज़रिया बड़ा करने के लिए और उसे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को के तैयार करने के लिए ही मे बाय टर्न्स ही पोस्टेड एज एन असाइनमेंट टू द डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड। तो उसे क्या बना दिया जाता है, असिस्टेंट बना दिया जाता है। अलग अलग जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड है, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर का है, प्रोडक्शन मैनेजर है, और मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, है ना। तो उन मैनेजर का क्या बना दिया जाता है, असिस्टेंट बना दिया जाता है, जिनके अंडर रह के वो कोई ट्रेनिंग क्या करता है, काम सीखता है। दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग गिव्स अ चांस टू द एम्प्लॉय टू एक्वायर द एक्चुअल मैनेजरियल एक्सपीरियंस इन ईच डिपार्टमेंट। इससे ट्रेनी को मौका मिलता है कि वो सही तरीके से सही काम सीख सकता है उस काम पे रहकर, है ना। अभी आगे क्या, ट्वेल्थ मेथड है जिसमें ट्रेनी का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। स्पेशल कोर्सेज, कुछ स्पेशल कोर्सेज है जिसके अंडर वो काम सीखता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि भाई अगर किसी को बिजनेस करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, कोर्स क्या करना पड़ेगा, एमबीए का कोर्स करना पड़ेगा, है ना। तो अगर किसी को अकाउंटेंट करना है तो उसे एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है तो उसे कॉस्ट अकाउंटेंसी का कोर्स करना पड़ेगा। तो अलग अलग सोर्सेज है, ठीक है, तो अलग अलग कोर्सेज है, सॉरी। तो उस कोर्सेज से वो काम सीख जाएगा। Some special courses directly related to the jobs are also run by the many commercial and the vocational institutes। बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, जो कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स है, जो कि क्या करते हैं, बहुत सारे कोर्सेज को कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया मैनी इंस्टीट्यूट्स लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉरेन ट्रेड एंड मैनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द स्टॉक एक्सचेंज कैन रन द प्रोफेशनल कोर्सेज। मतलब आजकल इतने इतने कोर्सेज चल चुके हैं कि हर एक फील्ड के लिए अलग अलग कोर्सेज हैं, तो जो चाहे वो कोर्स कर सकता है और वो पारंगत हासिल कर सकता है अपने अपने फील्ड में। 13th मेथड है स्पेशल मीटिंग्स। अभी ऐसे लोगों के लिए स्पेशल मीटिंग्स अरेंज की जाती है टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ द जूनियर मैनेजर्स की नॉलेज को बढ़ाने के लिए 1 और 2 डे मीटिंग्स आर ऑन द स्पेशल सब्जेक्ट्स आर हेल्ड बाय द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब 1 या 2 दिन के लिए कंटिन्यू मीटिंग अरेंज की जाती है स्पेशल टॉपिक्स, स्पेशल सब्जेक्ट्स पर, ताकि उन्हें ट्रेन किया जा सके, जूनियर मैनेजर को नॉलेज को बढ़ाया जा सके। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में वेरी फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड टू ओवर 1000 पार्टिसिपेंट्स। मतलब कितने लोग पार्टिसिपेंट कर सकते हैं, 100 से लेकर तो 1000 लोगों के बीच में पार्टिसिपेंट कर सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। कॉलेजेस एंड द बिजनेस इंस्टीट्यूट्स आर ऑल्सो एंगेज इन सच मीटिंग्स। ऐसी मीटिंग बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स वाले भी करते हैं। एक तरह से कॉन्फ्रेंसेज हो गई, बहुत बड़े लेवल पर होती है ये, जिसमें 100 to 1000 लोग अटेंड कर सकते हैं जिन्हें ट्रेनिंग चाहिए।
द मीटिंग कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द स्पीचेज विद द सब्सिक्वेंट क्वेश्चन पीरियड। अब इस मीटिंग में क्या होगा, बहुत सारी स्पीचेज रहेगी जिसमें वो अपने अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, कुछ बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग अपने एक्सपीरियंस बताएंगे जूनियर मैनेजर्स को, और बहुत सारे क्वेश्चन पीरियड्स होंगी, क्वेश्चनिंग होगी, डाउट सेक्शंस होंगी, बहुत सारी यहाँ पर मीटिंग में सब कुछ डिस्कस किया जाता है जिससे जूनियर मैनेजर की नॉलेज क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, देन आफ्टर 14th मेथड है सिलेक्टिव रीडिंग। सिलेक्टिव रीडिंग में क्या है, टू नो द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द बिजनेस फील्ड। बिजनेस डेवलपमेंट की नॉलेज को अपडेट रखने के लिए न्यू एंड द जूनियर मैनेजर्स आर एनकरेज टू रीड द न्यू बुक्स। जूनियर मैनेजर्स को और न्यू मैनेजर्स को क्या इनकरेज किया जाता है कि वो कुछ बुक्स पढ़े, जर्नल्स पढ़े एंड मैगजीन्स को रीड करें। ठीक है, मतलब अप टू डेट नॉलेज रहे, उनकी नॉलेज अपडेटेड रहे कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में। दिस कैन एडवांस द जनरल नॉलेज एंड बैकग्राउंड ऑफ द इंडिविजुअल। इससे उन लोगों की नॉलेज बढ़ेगी और उनका बैकग्राउंड, उनका काम करने का तरीका भी बढ़ेगा। द हैबिट ऑफ सच डेली सिलेक्टिव रीडिंग इज एनकरेज टू डेवलप द ग्रेटर कंसेप्चुअल एबिलिटी। जैसे जैसे वो अच्छी अच्छी रीडिंग करेंगे, बहुत सारी बुक्स है जिसमें वो अपने काम सीख सकते हैं, वो पढ़ेंगे तो उनके कंसेप्ट क्लियर होंगे किसी भी टॉपिक पर। टू स्टिमुलेट न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट इश्यूज, उनका एक नया नज़रिया पैदा होगा किसी प्रॉब्लम को देखने के लिए, सॉल्व करने के लिए। एंड टू ब्रॉडन द एग्जीक्यूटिव थिंकिंग, और उसका सोच भी बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद है 15th है ग्रुप एक्सरसाइजेज। ग्रुप एक्सरसाइजेज में क्या है, आप नाम से समझ सकते हो कि ग्रुप बनाया जाता है एक ट्रेनी मैनेजर्स का। इन अ ग्रुप एक्सरसाइज द ट्रेनी एग्जामिन द प्रॉब्लम्स। ट्रेनी किसको देखेगा, जो ट्रेनिंग ले रहा है वो कुछ प्रॉब्लम को देखेगा एंड डेवलप द सॉल्यूशंस टू देम एज अ ग्रुप, और वो ग्रुप के मुताबिक उस प्रॉब्लम का क्या करेगा, सोल्यूशन तैयार करेगा। द एम ऑफ सच एक्सरसाइजेज टू गिव द मेंबर्स प्रैक्टिस इन वर्किंग टुगेदर। ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए वो सारे मेंबर्स ग्रुप में काम करेंगे, टुगेदर काम करेंगे। एंड टू ऑब्टेन द इंसाइट इनटू द वे इन विच द ग्रुप्स बिहेव इन द टैकलिंग द प्रॉब्लम। और वो इंसाइट मतलब नज़रिया, अपना नज़रिया इस तरीके से बनाएंगे कि उसे वो प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है, टैकल करना है, मतलब दूर करना है। एंड अराइव एट द डिसीजन, और वो एक डिसीजन बनाएंगे। ग्रुप्स एक्सरसाइजेज कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द टीम बिल्डिंग प्रोग्राम। ग्रुप एक्सरसाइजेज कैन बी यूज्ड, ग्रुप एक्सरसाइज को यूज़ किया जा सकता है एज अ पार्ट ऑफ द टीम बिल्डिंग प्रोग्राम। कोई टीम बनाने उस टाइम पे भी हम ये ग्रुप एक्सरसाइज को यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो साथ में मिलकर काम करेंगे, साथ में मिलकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। एंड टू डेवलप द इंटरेक्टिव स्किल्स, इस तरीके से उनकी इंटरेक्शन की स्किल्स भी क्या होगी, डेवलप होगी। ओके, फिर है 16th मेथड, लास्ट मेथड है ये हमारा, ट्रांसफर्स एंड द प्रमोशन। एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, वो एक ही जगह पर काम कर रहा है तो उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फिर उसे प्रमोट कर दिया जाता है, ताकि एक तो एक ही जगह पर काम करता रहेगा तो वो सिर्फ वही काम सीख पाएगा, और वो बहुत सालों से एक काम कर रहा है तो ये मतलब उसके स्किल वीक हो जाएंगे। तो प्रमोशन मिलने से या फिर ट्रांसफ़र होने से वो नया काम भी सीख पाएगा। अब प्रमोशन और द ट्रांसफ़र में कॉज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर ऑफ द ड्यूटीज़ एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़। किसी एम्प्लॉय की ड्यूटीज़ में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत बड़ा चेंज आता है क्योंकि उसे प्रमोशन या ट्रांसफ़र हो जाता है उसका। दे में ऑल्सो सेव ट्रेनिंग पर्पसेस, इससे ट्रेनिंग पर्पस भी सर्व हो जाता है। इफ़ द एम्प्लॉयज़ आर नॉट पुट टू रिस्क, अगर एम्प्लॉय रिस्क नहीं चाहता तो वो क्या करेगा, ट्रेनिंग मतलब ये ट्रेनिंग का काम भी एक तरह से हो गया, उसे दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर देने से उसका ट्रेनिंग भी हो जाएगा क्योंकि वो वहाँ पे जाके काम सीख जाएगा। बाय द वे ऑफ ट्रांसफ़र, अगर उसका ट्रांसफ़र हो गया है तो जूनियर एग्जीक्यूटिव्स आर रोटेटेड थ्रू द सीरीज जॉब्स टू ब्रोडन देयर मैनेजरल एक्सपीरियंसेस। ट्रांसफ़र के टाइम पे बार बार उन्हें एक जॉब से दूसरे जॉब में रोटेट किया जाता है, जैसे हमने सेकंड मेथड में पढ़ा जिसमें पोजीशन रोटेशन है ना, उसे टाइम टू टाइम दूसरी दूसरी में ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि उससे सारा काम आ जाए, वो ऑलराउंडर बन जाए। ट्रांसफ़र अलाउज न्यू आइडियाज़ टू बी ट्राइड इंस्टेड ऑफ मीटिंग सच सिचुएशन ऑफ द ओल्ड वेज। ट्रांसफ़र क्या करता है, नए नए आइडिया पैदा करता है। ट्रांसफ़र की वजह से, ट्रांसफ़र अलाउज द न्यू आइडियाज़ टू बी ट्राइड, ट्रांसफ़र की वजह से नए नए आइडिया निकलते हैं। इंस्टेड ऑफ मीटिंग ईच सिचुएशन विद द ओल्ड वेज, पुराने तरीक़ों से कोई काम को हैंडल करने से अच्छा कुछ नए तरीके से, इनोवेटिव तरीके से काम करने से ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये था हमारा ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन। तो ये क्वेश्चन था हमारा मेथड्स एंड द टेक्निक्स ऑफ द मैनेजमेंट डेवलपमेंट, एग्जीक्यूटिव और द मैनेजमेंट डेवलपमेंट के लिए थे, जिसमें ट्रेनिंग को अलग अलग मेथड से ट्रेंड किया जाता है और वो मैनेजर बनने के लिए लायक हो जाता है। ओके।